और नैतिकता के सार में आज से हम बात करेंगे परिणाम सापेक्षतावाद की और परिणाम सापेक्षतावाद में स्वार्थवाद की। वेलकम दीदी, वेलकम भैया, सारे लोगों का वेलकम। अब आओ वापस क्लास पर। परिणाम सापेक्षतावाद। परिणाम निरपेक्षतावाद में हमने 3 सिद्धांत पढ़े। एक पढ़ा कांत का, एक पढ़ा रॉल्स का, एक पढ़ा गांधी का। और इन तीनों सिद्धांतों को पढ़ के हमने यह सीखा कि नैतिक अनैतिक का पता कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक का नाम है नैतिकता का सार। इस टॉपिक की पढ़ाई से हमने तय किया था कि इसको पढ़ने के बाद हम ये सीख जाएंगे कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। आपने इसके 3 बड़े आइडियाज परिणाम निरपेक्षतावाद में सीखे। कांत कहता है कि नैतिकता का पता लगाया जा सकता है सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानने वाले सूत्र से जो संगत हो, इसके आधार पर। अगर कोई मामला हमारे सामने आता है, उसमें एक से ज्यादा विकल्प आते हैं, तो उन विकल्पों में जो विकल्प सार्वभौमिकता के सूत्र से और सभी मनुष्यों को साध्य मानने के सूत्र से संगत होगा, नैतिक है। रॉल्स कहता है कि वो विकल्प जिसको सभी हितधारक न्यूनतम क्षति के साथ स्वीकार कर लें, वो नैतिक है। और गांधी कहेंगे कोई भी वो विकल्प नैतिक होगा जिसको चुनने पर व्यक्ति के भीतर स्वराजी चेतना डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई ऐसा विकल्प है जिसको चुनने से मनुष्य की अच्छाई कम हो सकती है, मनुष्य के स्वराज की चेतना पर प्रभाव पड़ सकता है, तो नैतिक नहीं होगा। जिसमें साधन गलत चुना गया हो, वो नैतिक नहीं होगा। जैसे गांधी से कोई पूछे कि हमारे पास न्याय के 2 सिस्टम हैं, एक समाज लोगों को न्याय की तरफ ले जाए, एक हम कोर्ट बनाएं, न्यायालय बनाएं, वकील ले आए, इससे न्याय हासिल करें, तो गांधी वकील के न्याय वाला आइडिया एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहेंगे ये नैतिक नहीं। क्यों? क्योंकि 2 वकीलों में से एक वकील को झूठ बोलना पड़ेगा। अपने मुवक्किल को बचाने के लिए दलील देनी पड़ेगी जिससे छूट जाए। तो कम से कम 2 वकीलों में एक तो अपराधी का वकील होगा, और अपराधी का वकील अपने अपराधी मुवक्किल को, क्लाइंट को छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रक्रिया में उस वकील को झूठ बोलने की आदत पड़ेगी, कोर्ट को धोखा देने की आदत पड़ेगी, फर्जी गवाह खड़े करने की आदत पड़ेगी। इससे उस वकील की और उसका जो अपराधी क्लाइंट है, अगर अपराध करने के बाद भी बरी हो गया तो उसकी चेतना भी खराब होगी, क्योंकि उसमें और अपराध करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। तो गांधी कहेंगे ये वाला जो आइडिया है वकील से न्याय पाने वाला, ये लंबे समय में मनुष्य की चेतना में गिरावट पैदा करेगा। अपराध करने के बाद मनुष्य बड़ा वकील ढूंढेगा, ज्यादा पैसे वाले लोग अपराध ज्यादा करेंगे और बच जाएंगे, क्योंकि बड़ा वकील कर सकेंगे। तो गांधी में आप किसी दुविधा को हल करेंगे तो देखेंगे किस विकल्प को चुनने पर मनुष्य की अच्छाई बढ़ेगी और किसको चुनने पर मनुष्य की अच्छाई घटेगी। जिसको चुनने पर मनुष्य की अच्छाई बढ़ेगी वो वाला विकल्प चुनना पड़ेगा, चाहे परिणाम तत्काल ना आए। साधन जिसमें पवित्र हो वाला विकल्प चुनना पड़ेगा। तो गांधी में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। रॉल्स में आप देखेंगे कौन सा विकल्प चुनने पर सभी पहचानों को न्यूनतम क्षति हो रही है, वो विकल्प चुनेंगे। और कांत के हिसाब से नैतिकता की पहचान करने के लिए जो विकल्प सार्वभौमिक बनाया जा सके, जो उस दशा में मैं भी अपने लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, वही विकल्प चुना जाएगा। अब ये जो 3 मॉडल आपने पढ़े, ये तीनों परिणामों को नैतिकता के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानते। इनका मानना उचित इरादा नैतिक है। वो इरादा जिसमें साधन उचित होगा, सही रास्ता हमने चुना होगा, वो नैतिक है। जिससे हमारे भीतर की चेतना खराब ना हो रही हो, वो उचित इरादा है, वो नैतिक है। जिसमें अज्ञानता के आवरण के पीछे जाने पर हम ऐसे विकल्प चुनते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम क्षति लेके आएगा, वो नैतिक है। और जो सार्वभौमिकता के साथ संगत हो, नैतिक है। इसमें किसी एक के परिणाम, किसी एक के लाभ पर जोर नहीं दिया गया है, इसलिए परिणाम निरपेक्षतावादी मॉडल था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो परिणाम सापेक्षतावादी मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? परिणाम निरपेक्षतावादियों की बहुत सारी आलोचना है। जैसे आपने कांत की आलोचना देखी थी। कांत में सार्वभौमिक और मनुष्य को साध्य मानने वाले नियम इतने कठोर हो जाएंगे कि आपके पास चयन की आजादी नहीं बचेगी। 2 नियम आपस में टकराएंगे तो आप तय नहीं कर पाएंगे किस नियम को वरीयता दें। रॉल्स की आलोचना करने वाले लोग कहेंगे कि रॉल्स ने जो अज्ञानता का आवरण डाला है, कुछ ही समय बाद वो हट जाएगा। जब हम राज्य में आएंगे, कुछ समय बाद लोगों को पता चल जाएगा कौन न्यूनतम दशा में है, कौन महत्तम क्षमतावान है। और एक बार ये पहचान होने के बाद, अज्ञानता का आवरण हटने के बाद, जिसको जिस स्थिति में रहने से फायदा हो रहा होगा उसी स्थिति में रहने की कोशिश करेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं राज्य बनने के बाद हीनतम दशा में हूं और संसाधन पहले मेरी बुनियादी जरूरत पूरी करेगा, तभी अमीर लोगों को, तभी क्षमतावान लोगों को बांटा जाएगा, तो मैं कल से मेहनत करना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे गारंटी मिल जाएगी कि जब तक मैं हीनतम दशा में रहूंगा तब तक मुझे खाद्य सुरक्षा, तब तक मुझे मनरेगा, तब तक फला फला सब मिलता रहेगा। तो मैं हीनतम दशा से बाहर निकलना ही नहीं चाहूंगा। तो रॉल्स में टैक्स पेयर टैक्स देता रहेगा, हीनतम वाला हीनतम दशा में बना रहेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि हीनतम दशा में रहने पर नियम नंबर 2 लगेगा, और नियम नंबर 2 लगेगा तो मेरी बुनियादी जरूरत राज्य पूरी करेगा ही करेगा। रॉल्स की आलोचना करने वालों में स्त्रीवादी भी हैं, सामाजिक न्याय के समर्थक भी हैं। ऐसे गांधी की आलोचना करने में अंबेडकर जैसे लोगों का कहना है कि गांधी का मॉडल व्यवहारिक नहीं है।
ये दलितों के लिए तात्कालिक जो न्याय की जरूरत उसको पूरा नहीं कर पाएगा। दलितों को उच्च जातियों के हृदय परिवर्तन का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक उच्च जातियों में ग्लानि बोध, अपराध बोध नहीं पैदा हो जाता, तब तक दलितों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से ये जितने मॉडल परिणाम निरपेक्षतावादी हैं उनकी अलग अलग आलोचनाएं हैं। गांधी की आलोचना सामाजिक न्याय के नजरिए से, रॉल्स की आलोचना के नजरिए से कि आप किसी व्यक्ति को संसाधन दिलवाएंगे, एक बार उसको पता चल गया कि मैं कमजोर वर्ग में आता हूं इसलिए संसाधन मुझे मिले, तो कमजोर वर्ग में बना रहना चाहेगा, बाहर क्यों निकलेगा। कांत की आलोचना इस आधार पर कि सार्वभौमिकता और उसको साध्य मानने वाले नियम, अगर सारे नियम इतने अपवाद रहित होंगे तो फिर तो मुझे जानते बूझते हुए भी खराब परिणाम लाने वाले कार्यों को भी चुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा, अपवाद नहीं हो सकता। तो आइए इससे बचने के लिए, अरे भाई धर्म की क्लास थोड़ी चल रही है, कल से मुसलमान बच्चे अल्लाहू अकबर लिखने लग जाए। अब छोड़ दो, महादेव को जाने दो, कुछ देर आराम करने दो। सुबह से बहुत थक गए हैं वो, मंदिर के बाहर सब लाइन लगा के खड़े होकर सुबह से उनको जगा के ना इतना दूध पिला चुके हैं, क्या तो दिल्ली में दूध खत्म हो गया है। तो महादेव को आराम करने दो। महाकाल को एकदम बिना काल के जगा दिया, परेशान है। हमारे धर्म का मामला हमारा निजी मामला है। जब इस क्लास से मैं निकलूंगा तुम निकलोगे, खूब मंदिर जाओ, खूब मस्जिद जाओ, क्लास में ना अल्लाहू अकबर, ना क्लास में हर हर महादेव, ये ठीक नहीं है, धार्मिक नारे हैं। अरे परेशान मैंने देखा खुद, महादेव मेरे पास आए थे सपने में, कहा उन्होंने कल बहुत परेशान करेंगे लोग मुझे, सारे जो धार्मिक लोग हैं ये मेरे ऊपर सब पत्ता उत्ता भर देंगे। चलिए बहुत अच्छे देवता हैं महादेव, लेकिन उनको हम मनुष्यों को थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए। नहीं देखो, धर्म में इतनी बात कहाँ हम देखेंगे, सब ऐसे ही होता है। हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें वेस्टेज है, जिसमें गलतियां हैं। धर्म का एक आइडिया है जो आदमी के नैतिक विकास के लिए है, वो वाली बात ज्यादा जरूरी है। चलिए अब वापस लौटिए, अब भगवान का टॉपिक बंद, नैतिकता का टॉपिक शुरू। तो जो हमारी परिणाम निरपेक्ष नैतिकताएं हैं, इन परिणाम निरपेक्ष नैतिकताओं में कुछ समस्याओं को देखते हुए, जो अलग अलग समस्या मैंने बताई, जैसे गांधीवाद की समस्या है सामाजिक न्याय तत्काल नहीं मिलेगा, पीड़ा का समाधान तुरंत नहीं होगा, उसे बचने के लिए हम परिणाम सापेक्षतावाद में चलते हैं। और क्या करेंगे, वो काम करेंगे जिसका परिणाम अच्छा है। इस परिणाम सापेक्षतावाद में जब हम जाएंगे और मैं टुटेजा जी से अपनी बंदूक मांगने जाऊंगा, कहूंगा टुटेजा जी बंदूक दीजिए, मुझे भी 3 लोगों को गोली मारनी है, टुटेजा जी मुझे बंदूक नहीं देंगे, कहेंगे तुम बंदूक लेके अगर गोली मारोगे तो चाहे मैंने वायदा क्यों ना किया रहा हो, मैं वायदा तोड़ दूंगा, क्योंकि तुमको बंदूक देने का परिणाम भी खराब आएगा। तो ये नैतिकता जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये मानती है नैतिकता का सार बराबर अच्छा परिणाम। वही काम नैतिक है जिस काम को करने पर सभी संभव विकल्पों में से उस विकल्प को चुना जाए, उस विकल्प को नैतिक माना जाए जिसके परिणाम अच्छे आएंगे। तो जैसे वहां हमारे लिए समस्या था कि उचित इरादा क्या है, वैसे यहां हमारे लिए समस्या है कि अच्छा परिणाम की पहचान कैसे करें। जब आपको नैतिकता के सार का इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि अच्छे परिणाम की पहचान करने के लिए हम 3 सिद्धांतों का सहारा लेंगे। जैसे उचित इरादे को पहचानने के लिए हमने परिणाम निरपेक्षतावाद में कांत, रॉल्स और गांधी को लिया, वैसे ही अच्छे परिणाम को पहचानने के लिए परिणाम सापेक्षतावाद में हम 3 सिद्धांतों का सहारा लेंगे। कौन कौन सिद्धांत? स्वार्थवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद। स्वार्थवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद। ये 3 सिद्धांत अलग अलग तरीके से अच्छे परिणाम की पहचान करने का दावा करते हैं। तो सबसे पहले हम, अच्छा इसमें क्या है, ये मानता है अच्छा परिणाम बराबर स्वार्थ या स्वहित की पूर्ति। ये मानता है अच्छा परिणाम बराबर सुख की प्राप्ति। और ये मानता है अच्छा परिणाम बराबर महत्तम लोगों का महत्तम लाभ या सुख। फौजिया, तीनों सिद्धांतों में किसका चयन करें, ये केस स्टडी जब करेंगे तो वहां देखेंगे कैसे तय करते हैं। अभी सिद्धांत पढ़ लो, फिर केस स्टडी या सवाल हल करते समय दिखाएंगे
किन तीनों सिद्धांतों में जो परिणाम निरपेक्षतावाद में हमने पढ़े उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं स्वार्थवाद से। जैसे वहां हमने परिणाम निरपेक्षतावाद में शुरू किया था कांत से, वैसे परिणाम सापेक्षतावाद में हम शुरू करने जा रहे हैं स्वार्थवाद से। ठीक है। इगोइज्म। इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम स्वार्थवाद से संबंधित फैक्चुअल बात पढ़ेंगे। स्वार्थवाद क्या है, स्वार्थवाद में स्वार्थ को अच्छा परिणाम कैसे माना गया, इसके क्या तर्क हैं। दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि स्वार्थवाद को नैतिक मानने से हमारी दुनिया कैसे अच्छी बनेगी, क्योंकि नैतिकता तो दुनिया को अच्छा बनाने का सिद्धांत है, इंसान को बेहतर करने का सिद्धांत है, संस्थाओं को बेहतर बनाने का सिद्धांत है। अभी भी गांधी पढ़ के हम आए हैं, गांधी ने कहा कि स्वार्थी आदमी झूठ बोलेगा, स्वार्थी आदमी नैतिक नहीं होगा। और यहां स्वार्थवाद पढ़ेंगे हम, तो स्वार्थवादियों का दावा होगा कि स्वार्थी आदमी ही नैतिक बनेगा। तो समझना होगा कि स्वार्थवाद से इंसान सच कैसे बोलेगा, क्योंकि गांधी ने कहा कि अगर आदमी स्वार्थी बनेगा तो झूठ बोलेगा, स्वार्थवादी कहेंगे नहीं सच बोलेगा। कैसे? गांधी में आपने देखा कि इंसान लालची होता जाएगा, स्वार्थी होता जाएगा, हिंसा करेगा। स्वार्थवादी कहेंगे कि स्वार्थवाद की नैतिकता को अपनाने वाला इंसान सेवा करेगा, संस्थाओं की बेहतरी में योगदान देगा, ऐसा व्यक्ति सामाजिक न्याय की तरफ जाएगा। कैसे? यह बात हमको स्वार्थवाद पढ़ के सीखनी है। और तीसरे भाग में देखेंगे स्वार्थवाद की समस्याएं क्या हैं। तो 3 भाग में हम स्वार्थवाद को पढ़ेंगे। एक भाग में स्वार्थवाद क्या है और स्वार्थ को किस आधार पर नैतिक माना गया है, स्वार्थ को नैतिक मानने, स्वार्थ को अच्छा परिणाम मानने के तर्क क्या है। दूसरा भाग, ये भाग 1 होगा। भाग 2 में हम स्वार्थवाद के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या? स्वार्थवाद से मानव की बेहतरी और भलाई कैसे होगी, स्वार्थवाद से संस्थाएं बेहतर एवं नैतिक कैसे होंगी, तीसरा स्वार्थवाद से दुनिया बेहतर कैसे होगी। इथिक्स बेहतरी का विज्ञान है। 3 चीजों को बेहतर कर सकता है इथिक्स, इंसान को, इंसान की जिंदगी को, इंसान के चरित्र को, हमारी संस्थाओं को और दुनिया को। तो इंसान, संस्था और दुनिया स्वार्थ से कैसे बेहतर होगा। हमको तो लगता है, हम मानते आए हैं कि स्वार्थ से सब खराब होगा। स्वार्थवादियों का कहना नहीं, खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। और तीसरे भाग में स्वार्थवाद की समस्याएं, इसकी आलोचना। तीन भाग में पढ़ना है। इससे किस तरह के सवाल हल होंगे? इससे वो सवाल हल होंगे कि तुम अपने आप को नैतिक कैसे बनाओगे, दुनिया की नैतिक समस्याओं को हल कैसे करोगे, संस्था में कामचोरी है, अनुशासनहीनता है, उसको कैसे दूर करोगे, तुम सत्यनिष्ठ क्यों बनोगे, कैसे बनोगे। इस तरह के सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं, उनमें आप इस वाली बात का प्रयोग करेंगे। दुनिया की किसी नैतिक समस्या के समाधान का पूछा जाएगा, तब भी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसमें है ये बात, स्वार्थवाद से दुनिया बेहतर होगी। तो अगर मैं सीख जाऊं स्वार्थवाद से दुनिया बेहतर होगी, और दुनिया में किसी खराबी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो मैं सवाल को स्वार्थवाद लगा के हल करने की कोशिश करूंगा। किस तरह की स्वार्थवाद की नैतिकता से दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, कैसे समझने की जरूरत होगी। चलिए, तो पहले भाग से बात शुरू करते हैं, भाग 1 से, जो थोड़ा फैक्चुअल है। असल भाग 2 है। भाग 2 में ही हमको ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा महत्वपूर्ण आंसर आपको मिलेंगे। तो भाग 1 पर चलिए। पहले भाग 1 का पहला सवाल क्या है? स्वार्थवाद क्या है? जवाब आसान है। क्या जवाब है इसका? परिणाम सापेक्षतावादी
नैतिकता का वह सिद्धांत जो मानता है कि स्वहित की पूर्ति करने वाले कार्य ही नैतिक होते हैं, स्वार्थवाद के नाम से जाना जाता है। परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता का वह सिद्धांत जो कहता है कि स्वहित की पूर्ति करने वाले कार्य ही नैतिक होते हैं, वही स्वार्थवाद के नाम से जाना जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है। अभी हम इसको सीखने के बाद ये सीखेंगे कि स्वार्थ को नैतिक क्यों मानोगे, स्वार्थ को किस आधार पर नैतिक माना गया, सीखेंगे। इसका दूसरा सवाल होगा, स्वार्थवाद का दूसरा सवाल होगा। लेकिन पहले हमने सीखा, देखो ये नैतिकता का सिद्धांत है जो कहता है जो तुम्हारा हित पूरा करे वही नैतिक है, वही कार्य नैतिक है, वही निर्णय नैतिक है, वही कानून नैतिक है जिससे हमारा हित पूरा हो। ठीक है, अब यह सिद्धांत दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक को हम कहते हैं संकीर्ण स्वार्थवाद और दूसरे को कहते हैं प्रबुद्ध स्वार्थवाद। प्रबुद्ध स्वार्थवाद। अरे रोशन कुमार, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं कि सीखेंगे आगे, पहले आगे तो बढ़ने दोगे भाई। 5 बार बोल चुका, स्वार्थ को नैतिक कैसे मानते हैं, सीखेंगे, तर्क बताने जा रहे हैं। धैर्य ही नहीं। कितनी बार कहा कि वो गाना याद रखो इथिक्स पढ़ते समय, कौन सा, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा, वो गाना याद रखो ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब धीरे धीरे होता है। माली 100 घड़ा पानी अगर डाल दे किसी पेड़ में, तो भी जब उस फल का सीजन आएगा तभी फल निकलेगा। ऐसा थोड़े कि पानी भर दिए पेड़ में आज ही फल निकल आया। अक्टूबर के महीने में आम के पेड़ में 100 घड़ा पानी डाल दिए और चौसा, लंगड़ा और दशहरी आम, हापुस अल्फांसो पैदा हो गया। तो थोड़ा धैर्य से भाई, पहुंचेंगे वहां तक। संकीर्ण स्वार्थवाद और प्रबुद्ध स्वार्थवाद, स्वार्थवाद के दो प्रकार हैं। संकीर्ण स्वार्थवाद कहता है जो मेरे हित में है वही नैतिक है, जो मेरे हित में है वही नैतिक है, और साथ में मेरा हित सबका हित नहीं है, मेरा हित सबका हित नहीं। प्रबुद्ध स्वार्थवादी से उल्टा मानते हैं। ये कहते हैं मेरा हित नैतिक है, लेकिन मेरा हित साझा हित है। साझा मतलब दूसरों के हित के साथ जुड़ा है। तो दो तरह के स्वार्थवादी होते हैं। एक कहते हैं मेरा हित ही नैतिक है और मेरा हित दूसरे का हित नहीं है, तो मैं वही काम करूंगा जिससे मेरा हित हो। और दूसरा एक स्वार्थवादियों का वर्ग है जो कहता है मेरा हित नैतिक है, लेकिन मेरा हित अकेले मेरा हित नहीं है, मेरे हित के साथ दूसरों के हित जुड़े हुए हैं, या मेरा हित दूसरों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे हित शेयर्ड हित हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। और एक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जिस सिद्धांत का नाम है जैविक आंगिक एकता, उसको हम आगे सीखेंगे। तो दो तरह के स्वार्थवादी होंगे, एक जिनका नजरिया थोड़ा व्यापक होगा, अपने हित और दूसरे के हितों को जोड़ेंगे, और एक तरह के स्वार्थवादी होंगे जो केवल अपने हित तक ही सीमित हो जाएंगे। अब जरा हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी व्याख्या आगे इन दोनों प्रकार के स्वार्थवाद की व्याख्या करेंगे, सीखेंगे कि प्रबुद्ध स्वार्थवाद कैसे संकीर्ण स्वार्थवाद से अलग है, तो सीखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि स्वार्थवाद एक नैतिकता है, जिस नैतिकता में जो मेरा हित पूरा करे उसी को नैतिक माना जाता है। लेकिन मेरा हित क्या है, दूसरों के हित के साथ इसका क्या संबंध है, इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर कहता है मेरा हित दूसरे के हित के साथ जुड़ा नहीं, मेरा हित दूसरों के हित के अलग है। और एक कहता नहीं, मेरा हित तो नैतिक है लेकिन मेरा हित दूसरों से बिल्कुल अलग नहीं है। जो दूसरों के हितों के साथ अपने हित को जोड़ने की बात करता है वो प्रबुद्ध स्वार्थवादी, और जो दूसरे के तरफ अपने हित के अलगाव की बात करता है वो संकीर्ण स्वार्थवादी। अब जरा स्वार्थवाद के बारे में ये बात जानने के बाद कि स्वार्थवाद एक नैतिक सिद्धांत है, दो प्रकार का होता है, ये जानने के बाद देखने जा रहे हैं कि स्वार्थ को किस आधार पर नैतिक माना जाता है, कौन से लोग हैं जिसको नैतिक मानते हैं। तो जरा देखें, मतलब है स्वार्थ को नैतिक क्यों माना जाए, इसका उत्तर ठीक है। देखो, स्वार्थवाद की
नैतिकता का समर्थन करने वाले विचारक इसके समर्थन के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। इनके अनुसार नैतिक सिद्धांतों का निर्माण मनुष्य की मनोविज्ञान की समझ के आधार पर होना चाहिए। स्वार्थ को नैतिक क्यों माना जाए? जब हमने सवाल पूछा, जवाब आया कि मनोविज्ञान के आधार पर मानो। इसका क्या मतलब है? थोड़ा बात समझो, छापने के बाद फिर थोड़ा लिखूंगा, उसको लिखना। पहले बात समझ लो। लिखा है, स्वार्थवाद की नैतिकता का समर्थन करने वाले विचारक इसके समर्थन के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। इनके अनुसार नैतिक सिद्धांतों का निर्माण मनुष्य की मनोविज्ञान की समझ के आधार पर होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? समझो थोड़ा। स्वार्थवादी कहते हैं कि दो तरह की नैतिकता हो सकती है। गांधी की तरह यही बात कर रहे हैं, कुछ देखो। कह रहे दो तरह की नैतिकता हो सकती है। एक नैतिकता वो है कि आपने नैतिक सिद्धांत बना दिया, कथनी में सिद्धांत आ गया, करनी में नहीं आएगा। तो बात तो बड़ी बड़ी होगी। आदमी को सेवा करनी चाहिए, परार्थ करना चाहिए, दूसरे की मदद करना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़ी बड़ी बात होगी, लोग बोलेंगे इसको, लेकिन करेंगे नहीं। तो स्वार्थवादियों का कहना, कैसे नैतिकता बनाने का क्या फायदा? जिसको नैतिकता तुम बना के बैठ गए, उसका पालन कोई कर ही नहीं रहा। तो इनका कहना, भाई जब मानव के लिए नैतिकता बना रहे हो तो पहले पता करो ना कि मनुष्य किस नैतिकता का पालन करेगा। नैतिकता डंडा थोड़े है कि डंडा मार मार के उस नैतिकता का पालन करवाओगे। तो कानून है, कानून का डंडा मार के पालन करवाया जाता है। ये कहते हैं नैतिकता का पालन तो इंसान कन्विंस होने की बात करता है। आप उसको ऐसी नैतिकता अगर बताएंगे जो उसके मनोविज्ञान से असंगत होगी, तो उसे कैसे कन्विंस होगा इंसान? इसलिए इनका मानना है, कोई भी नैतिक सिद्धांत बनाने के लिए पहले यह पता करना चाहिए कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से कैसा प्राणी है। अगर मनुष्य परार्थी प्राणी हो, हमेशा दूसरों का भला सोचता हो, तो दूसरों की भले वाली नैतिकता बनाओ। लेकिन अगर मनुष्य स्वार्थी प्राणी हो, तो फिर स्वार्थ वाली नैतिकता बनाओ। मनुष्य के लिए वही नैतिकता बनाओ जिसका पालन मनुष्य इच्छा से करेगा, संकल्प की स्वतंत्रता से करेगा, चयन की आजादी मिलने पर भी करेगा। दबाव डाल के नैतिकता का पालन तुमने करवाया तो किस बात की नैतिकता हो? तो ये इनका मानना। जैसे मान लो, मैं इसको समझाऊं ऐसे कि सपोज करो मैं बिच्छू के लिए, स्कॉर्पियन के लिए एक नैतिक सिद्धांत बनाऊं। उसको क्या सिखाऊं कि तुम किसी मनुष्य के हाथ पैर से कहीं तुम्हारा स्पर्श हो जाए तो डंक मत मारना, मनुष्य को बड़ी पीड़ा होती है। सांप को कह दूं डसना मत, गलत बात है। आप कहेंगे सर ये नैतिकता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सांप हमको आए और हमारे गले में लिपट जाए, प्यार करके किस लेके चला जाए, बिच्छू को हम पकड़े वो भी दुलार के चला जाए, हाथ से उतर जाए। बनाने के लिए अच्छी नैतिकता बना दीजिए। लेकिन भाई बिच्छू का स्वभाव ही नहीं है। बिच्छू को हाथ में लोगे डंक मारेगा, सांप डसेगा, नेचर है उसका, डरता है वो, तो आप पर हमला करेगा। तो ठीक वैसे जब सांप तुमको किस नहीं करेगा, हिस करेगा, और बिच्छू तुमको दुलार के नहीं जाएगा क्योंकि उनका स्वभाव नहीं ऐसा, तो उनके बारे में ऐसी नैतिकता बनाने का क्या फायदा? प्रेम दुलार वाली। ठीक वैसे ही मानव का भी तो कोई स्वभाव होगा। अगर मानवीय स्वभाव के बहुत प्रतिकूल जाके तुम नैतिक सिद्धांत बनाओगे तो सुनने में चाहे जितना अच्छा लगे, मनुष्य उसका पालन नहीं करेंगे। कैसी नैतिकता होनी चाहिए? जिसमें कथनी और करनी में अंतर हो, या कथनी और करनी एक हो, जो कहें वही करें कि कहें एक बात करें कुछ और। आप कहेंगे जिसमें कथनी करनी में अंतर ना हो। नाजमीन पूछ रही सांप किस क्यों नहीं करता है, हिस क्यों करता है, बिच्छू डंक क्यों मारता है? नाजमीन इसके लिए आपको बिच्छू से बातचीत करनी पड़ेगी। उसे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों है भाई। सांप से बातचीत करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा क्यों डसते हो, वही बता पाएंगे। मैं तो इतना ही बता पाऊंगा, उनका स्वभाव ऐसा है। उनके स्वभाव के खिलाफ उनको आप नहीं ले जा सकते। तो वैसे मानव का भी कोई स्वभाव होता होगा। अभी कहते हैं कि ऐसे सांप का स्वभाव तुमको पता है डसना, बिच्छू का स्वभाव पता है डंक मारना, वैसे मानव का स्वभाव पता करो। जो मानव का स्वभाव हो वही नैतिकता उसके लिए बनाओ। क्योंकि नैतिकता दो चार लोगों के लिए तो है नहीं, चार लोग नैतिक हो जाए। नैतिक विचार तो मानते हैं नैतिकता वो होनी चाहिए जिसका सब पालन करें। तो सब पालन कब करेंगे? जब उनके स्वभाव के अनुकूल होगी, जब स्वभाव के प्रतिकूल होगी। स्वभाव के अनुकूल होगी। इसलिए इन सिद्धांतकारों का मानना है कि कोई भी नैतिक सिद्धांत मनुष्य के स्वभाव की, नेचर की समझ के आधार पर, उसके मनोविज्ञान की समझ के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहली बात जो कही क्या कहा कि जो नैतिक सिद्धांत है इसके संदर्भ में दो तीन बातें कही। कैसा होना चाहिए? कथनी करनी में अंतर ना हो, व्यवहार और सिद्धांत में एक रूपता हो, सभी मनुष्य बिना दबाव के इसका पालन करें,
नैतिकता का पालन करने की मानवों में प्रेरणा हो। ऐसी नैतिकता का क्या फायदा जिसका पालन करने की प्रेरणा ही नहीं। ठीक है। हाँ, जिन सांपों के दो मुंह होते हैं वो सांप ताताथैया कथक करते हैं, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी करके लौट जाते हैं। अब सांप को छोड़ दो, बेचारा परेशान है। आज शंकर भगवान के साथ साथ सांप भी थक गया है। उसकी आत्मा को थोड़ी देर के लिए शांति दो, उसको कथकली कुचिपुड़ी करने दो। तुम बात समझने की कोशिश करो। सांप की आत्मा को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सुबह से भटक रही है। नैतिक सिद्धांत के बारे में स्वार्थवादियों का क्या कहना है? कथनी करनी में अंतर ना हो, ऐसा नैतिक सिद्धांत बनाओ। व्यवहार सिद्धांत में एकरूपता हो, जो व्यवहार वही सिद्धांत हो, या जो सिद्धांत वही व्यवहार हो। सभी मनुष्य बिना दबाव के इसका पालन करें, नैतिकता का पालन करने की मानव में प्रेरणा हो। ठीक है। तो अब ये क्या होगा? ऐसा नैतिक सिद्धांत मनुष्य के स्वभाव एवं मनोविज्ञान से संगत होना चाहिए। नकुल कुमार, तुम नए नए कक्षा में 2 दिन से आए हो। कहते ना नया नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है। 2 दिन से तुम आए हो, हर बात लिखने के साथ बोलता हूं। जब लिख के आगे बढ़ जाता हूं तो कहते हो दूसरा पॉइंट क्या है। 3 बार बोल चुका, कथनी करनी में अंतर ना हो, व्यवहार सिद्धांत में एकरूपता हो, सभी मनुष्य बिना दबाव के इसका पालन करें, नैतिकता का पालन करने की मनुष्य में प्रेरणा हो। ऐसा नैतिक सिद्धांत मनुष्य के स्वभाव मनोविज्ञान से संगत होना चाहिए। अगर ऐसा नैतिक सिद्धांत हमको चाहिए तो वो मनुष्य के मनोविज्ञान से संगत होना चाहिए। तो स्वार्थवादी क्या कहते हैं? कौन सी नैतिकता है जिससे मनुष्य में प्रेरणा आएगी, वही अच्छे परिणाम लाएगी। वही नैतिकता अच्छे परिणाम वाली होगी जिसका सब मनुष्य पालन करेंगे, अपनी मर्जी से पालन करेंगे, बिना दबाव के पालन करेंगे, वही तो अच्छा परिणाम लाएगी। इसलिए कहते हैं कि पता करो मनुष्य कैसा है। तो क्या कहना है इनका? अतः नैतिक सिद्धांत बनाने के लिए मानव के मनोविज्ञान की सही समझ होनी चाहिए। नैतिक सिद्धांत बनाने के लिए मानव के मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। अरे राइटिंग नहीं समझ में आती हो, बोलता हूं वो तो सुन पाते हो। बोलने में तो तुतलाता नहीं हूं, लिखने में तो चलो उल्टा सीधा लिखता हूं, बोल तो रहा हूं ना भाई, उसको सुन लो। अतः नैतिक सिद्धांत बनाने के लिए मानव के मनोविज्ञान की सही समझ होनी चाहिए। गाना है ना, मैं तेरी नागिन, क्या है, मैं नागिन तू सपेरा वाला, जन्म जन्म का मेरा तेरा साथ। तो पल्लवी का जन्म जन्म का साथ होगा, सांपों के साथ। ठीक है। अब जरा आओ, तो जरा बताओ कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तार्किक विज्ञान है कि आनुभविक? आनुभविक तार्किक समझते हो? आनुभविक विज्ञान होता है जो एविडेंस कलेक्ट करता है और एविडेंस के बेसिस पर थ्योरी बनाता है। तार्किक होता है जो दिमाग से थ्योरी बना देता है। मनोविज्ञान कैसा सिद्धांत है? मनुष्य के बारे में जो थ्योरी बनाता है मनोविज्ञान, उसमें आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उससे बताते हैं कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा प्राणी है, या बुद्धि से सिद्धांत बना देते हैं। किसी का साइकोलॉजी है यहां? बताओ, अनुभवी विज्ञान है या बौद्धिक विज्ञान है मनोविज्ञान? गणित एक बौद्धिक विज्ञान है। गणित में हम 2 धन 2 4 जोड़ने के लिए अनुभव का सहारा नहीं लेते हैं। क्या ऐसा ही मनोविज्ञान है? अभिषेक कुमार कह रहे तर्क। नहीं, मनोविज्ञान तार्किक बौद्धिक विज्ञान नहीं, अनुभवी विज्ञान है। मनोविज्ञान जितने निष्कर्ष निकालता है उनके लिए क्या करता है? अनुभव से डेटा कलेक्ट करता है, और उस डेटा के आधार पर, जैसे डेटा कलेक्ट करने मतलब, मान लो मैंने देखा श्याम मर गया, मैंने देखा राम मर गया, मैंने देखा मोहन मर गया, तो मैं कहूंगा राम मर गया, मोहन मर गया, श्याम मर गया। राम मोहन श्याम सब मनुष्य हैं, इसका मतलब है सभी मनुष्य मर जाएंगे। क्या ये अनुभव से आपने मनुष्य को मरते देखा तो इसलिए आपने कह दिया सारे मनुष्य मरणशील है? तो मनोविज्ञान एक अनुभवी विज्ञान है। इसमें जितने निष्कर्ष निकाले जाते हैं एविडेंस कलेक्ट करके। तो क्या कह रहे हैं स्वार्थवादी कि हम सिद्धांत तो वही बनाएंगे नैतिकता में जो मनुष्य के मनोविज्ञान से संगत हो। अब मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से कैसा प्राणी है, मनोविज्ञान का जवाब कैसे देगा? अनुभव से। तो जरा देखिए अनुभव से। हमारी दुनिया को देखिए, हमारी दुनिया में क्या है? धर्म। धर्म किसने बनाया? पुरुषों स्त्रियों दोनों ने मिलकर बनाया कि पुरुषों ने बनाया? पैगंबर मोहम्मद, खदीजा, मतलब स्त्री पुरुष मिलकर इस्लाम बना रहे हैं। जीसस क्राइस्ट, मदर मरियम मिलकर इस्लाम बना रही हैं, या केवल पुरुष बना रहे हैं? अगर आप कहेंगे धर्म केवल पुरुषों ने बनाया, तो जरा देखो कि
धर्म में किसका हित पूरा हो रहा है? पुरुषों का कि स्त्रियों का? पाओगे पुरुषों का। इसका मतलब पुरुषों ने धर्म बनाया तो धर्म के भीतर अपना स्वार्थ पूरा किया। दूसरी चीज में आओ, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? ब्राह्मणों शूद्रों दोनों ने मिलकर, या केवल ब्राह्मणों ने? आप कहेंगे ब्राह्मणों ने। तो वर्ण व्यवस्था में किसका हित पूरा हुआ? ब्राह्मणों शूद्रों दोनों का कि केवल ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का। शूद्रों का हित पूरा नहीं होगा। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था भी बताती है कि इसके पीछे स्वार्थ है। धर्म बताता है इसके पीछे पुरुषों का स्वार्थ, वर्ण व्यवस्था में उच्च जातियों का स्वार्थ। आप दुनिया की कोई चीज देख लीजिए जो इंसान ने बनाई, उससे हर आदमी का हित पूरा नहीं हो रहा है। जिसने बनाया उसका हित पूरा हो रहा है। कार्ल मार्क्स कहेगा विवाह पुरुषों ने बनाया क्योंकि वो विवाह से अपना वारिस ढूंढना चाहते थे, अपनी संपत्ति ट्रांसफर करना चाहते थे। इसलिए विवाह होते ही स्त्री का अधिकार छिन जाते हैं, घर में कैद हो जाती है। बच्चा वो पैदा करती है, नाम मिलता है पुरुष का। इसका मतलब है कि स्वार्थवादियों का कहना है कि चाहे राज्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, कुछ भी हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसको जिसने बनाया है उसी का स्वार्थ वो पूरा कर रहा है। कार्ल मार्क्स कहता है राज्य पूंजीपतियों ने बनाया है। जिस राज्य को आज आप राष्ट्र राज्य कहते हैं पूंजीपतियों ने बनाया है। इसलिए आज भी हमारे राज्य की संसद में पूंजीपति, बड़े जमींदार, धनाढ्य लोग भरे हुए हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। राज्य की विधायिका में कुदाल चलाने वाला मजदूर नहीं है। संसद में कोई मजदूर जो कुदाल चलाता नहीं जाता। इसका मतलब अगर मनुष्य की संस्थाओं को देखा जाए अनुभव से तो हम पाएंगे मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। शादी ब्याह करता तो अपने बीवी बच्चों तक स्वार्थ। भारत पाकिस्तान का मैच देखता है तो भारत के साथ जुड़ा स्वार्थ। कभी नहीं चाहता कि अच्छी क्रिकेट जीते। भारत पाकिस्तान के मैच के दिन भारतीय चाहते हैं भारत जीते। अच्छा क्रिकेट जीते नहीं, भारत जीते। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत जीते। चीन वाले चाहेंगे भारत चीन के युद्ध में चीन जीते। भारत अमेरिका के बीच समझौते में भारत चाहेगा उसका फायदा, अमेरिका चाहेगा उसका फायदा। तो स्वार्थवादी कहते हैं कि अगर हम दुनिया की संस्थाओं को देखें तो हम पाते हैं मनुष्यों की बनाई हर संस्था स्वार्थ से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से अपने स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है। और पहले ये कह चुके हैं कि मनुष्य जैसा प्राणी है उसके अलग उसके खिलाफ नैतिकता बनाओगे तो मनुष्य उसका स्वेच्छा से पालन नहीं करेगा। इसलिए इनका जब दावा है, क्या दावा है? इनका दावा है कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है? स्वार्थी प्राणी है। ह्यूमन बीइंग इज साइकोलॉजिकली अ सेल्फिश बीइंग। कैसे पता चला? इसका ज्ञान मानव की दुनिया को देखकर उसके स्वरूप से होता है। कैसे? विवाह, परिवार, राज्य, धर्म, पितृसत्ता, वर्ण व्यवस्था, ये क्या है? ये सब स्वार्थ से बनी चीजें हैं। तो कह रहे हैं कि तब फिर अगर मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थवादी प्राणी है तो ये कभी दूसरे के हित के लिए काम नहीं करेगा। दूसरे के हित के लिए काम करवाने की कोशिश करोगे तो वो नैतिकता केवल किताब में रह जाएगी, किताबी नैतिकता, व्यवहारिक नैतिकता नहीं बन पाएगी। और अगर नैतिकता व्यवहार में नहीं आती है तो उसका कोई फायदा नहीं हमारे लिए। इसलिए क्या बताया इन्होंने कहा जो ये बात मैंने लिखी इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल इगोइज्म। इसलिए इनका कहना है अतः जब मनुष्य है ही स्वार्थी तो फिर इसको परार्थ की नैतिकता की तरफ मत ले जाओ। तो क्या कहना इनका? अतः इस आधार पर स्वभाव से स्वार्थी मनुष्य के लिए स्वार्थवादी नैतिकता ही मनोविज्ञान से संगत नैतिकता होगी जिसका मानव स्वेच्छा से क्या करेंगे? पालन करेंगे। इधर वाले को मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहा गया। यह कह रहा है कि मनुष्य की दुनिया को देखने पता चलता है कि मनुष्य स्वार्थी है। और इस वाले के आधार पर उन्होंने कहा इसलिए क्या कर लेना चाहिए? मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मूल तर्क इनका क्या है? मूल तर्क है नैतिकता अगर अच्छा परिणाम लाने वाली है तो वही नैतिकता अच्छा परिणाम लाएगी जो व्यवहार में आएगी, और व्यवहार में वही नैतिकता आएगी जो मनुष्य के मनोविज्ञान से संगत होगी।
और मनुष्य के मनोविज्ञान से क्या संगत है? स्वार्थ। इसलिए हमको स्वार्थ को नैतिक मान लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बनी होगी कि ये बात ठीक है, मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी होगा, हो सकता है सही बात हो ये, लेकिन स्वार्थ की नैतिकता से अच्छा दुनिया कैसे बनेगी? आपने पढ़ाया है, बताया शुरू में, अंबेडकर स्वार्थवादी हैं। बहुत सारे आपके संवैधानिक आदर्श स्वार्थवाद से जुड़े हुए हैं। स्वार्थवाद को कोई हल्की नैतिकता मत समझिएगा। अभी जब आप इसको सुनेंगे, इसका अनुप्रयोग देखेंगे, तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में इसी नैतिकता का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। थोड़ा इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने बहुत बेसिक बुनियादी बात पढ़ी है कि परिणाम सापेक्षतावाद में एक नैतिकता है स्वार्थवाद, जो कहती है कि जिससे अच्छा परिणाम आए वही नैतिक है, और स्वार्थ से अच्छा परिणाम आएगा, स्वार्थ ही नैतिक है। सवाल था आपसे, आपका सवाल मन में आया आपके कि स्वार्थ नैतिक कैसे हो गया? इन्होंने जवाब दिया मनोविज्ञान के आधार पर। क्या कहा? चूंकि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कार्य स्वहित के लिए, स्वार्थ के लिए ही करना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है, स्वार्थवाद का तर्क पर भी उन्होंने गढ़ लिया, लेकिन हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वार्थ नैतिक कैसे हो गया। समझाइए सर, इसको उदाहरण दीजिए कोई। तो चलिए चलते हैं भाग 2 में, जहां स्वार्थवाद से संस्था कैसे अच्छी बनेगी, दुनिया कैसे अच्छी बनेगी, मनुष्य कैसे अच्छा बनेगा, संवैधानिक आदर्श से कैसे प्राप्त होंगे, सामाजिक न्याय इससे कैसे आएगा, यौन हिंसा इससे कैसे रुकेगी। बहुत सारे तरह के सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। अगर ये सब हो जाए, स्वार्थवाद से मैं दिखा दूं यौन हिंसा रुक जाएगी, स्वार्थवाद से सामाजिक न्याय आ जाएगा, स्वार्थवाद से आपकी दुनिया बेहतर हो जाएगी। अगर ये सब हो जाए तो फिर आप स्वार्थवादियों की बात को हल्के में नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि स्वार्थवाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। नैतिकता लाभ वाली तो है, अच्छा परिणाम लाएगी, तो कह रही, सामाजिक न्याय अच्छा परिणाम तो है, संवैधानिक आदर्श हमारे प्राप्त हो गए तो अच्छा परिणाम तो है। तो ये जो नैतिकता है अच्छा परिणाम लाएगी, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं स्वार्थवाद का अनुप्रयोग। कहां कहां? संस्था के संदर्भ में, क्या ले आने में, संस्था को उत्तरदायी बनाने में, संस्था में अनुशासन, समयबद्धता लाने में, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में, संस्था की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में, संस्था की कार्य संस्कृति की बेहतरी में। अगर ये सब हो गया तो नैतिक लक्ष्य है ना। संस्था से क्या चाहते हो? संस्था उत्तरदायी हो, संस्था से जो सेवाएं मिले उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, ये सब चाहते हो। हमको दिखाना पड़ेगा स्वार्थवाद से कैसे होगा ये। दूसरा, मानव के संदर्भ में क्या करने में, मानव को नैतिक बनाने में, मानव के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में, और दुनिया के संदर्भ में सामाजिक न्याय लाने में, समानता को मजबूत करने में, यौन हिंसा को रोकने में। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं मामले। अगर स्वार्थवाद के अनुप्रयोग में हम ये सब पढ़ लें कि स्वार्थवाद ले आओगे तो संस्था में कार्य संस्कृति बेहतर हो जाएगी, संस्था की कार्य संस्कृति की बेहतरी में, संस्था की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, संस्था की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में, संस्था में अनुशासन समयबद्धता लाने में, संस्था को उत्तरदायी बनाने में, इतना सब कुछ मिल गया, फिर तो बड़ा लाभ हो गया। फिर तो स्वार्थवाद बड़ी अच्छी नैतिकता है, तो स्वीकार करना पड़ेगा। स्वार्थवाद ये बताने जा रहे हैं स्वार्थवाद से सब हासिल होगा संस्था के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति अच्छा बन जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, उसका चरित्र अच्छा हो जाएगा, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। समझेंगे कैसे? और तीसरा, दुनिया में स्वार्थवाद आएगा तो न्याय बढ़ जाएगा, स्वतंत्रता समानता के आदर्श मजबूत हो जाएंगे, शोषण रुक जाएगा, यौन हिंसा रुक जाएगी, सामाजिक न्याय आ जाएगा। कैसे होगा ये सब? दुनिया के स्तर पर। इसका मतलब स्वार्थवादियों का दावा है कि स्वार्थवाद की नैतिकता इंसान को अच्छा करेगी, संस्था अच्छी करेगी और दुनिया अच्छी करेगी। संस्था से हल्के फुल्के तरीके से हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे स्वार्थवाद को अपनाने से संस्था की बेहतरी होगी। स्वार्थवाद को देखते हैं अपना के, पहले संस्था पर चलते हैं। संस्थागत संदर्भ में सबसे पहले देखने जा रहे हैं। एक उदाहरण सुनो, एक उदाहरण सुनो। हो सकता है हमने कभी उदाहरण आपको बताया हो, ना बताया हो तो पहली बार सुनो।
अरे अंबेडकर को दुनिया में ले आओगी ममता। अंबेडकर का योगदान दुनिया की बेहतरी में होगा। अंबेडकर कहीं नौकरी थोड़ी करते थे। संस्था में जब हम कार्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, वर्क कल्चर, अनुशासन, तो अंबेडकर का एथिक्स अनुशासन लाने का थोड़े है। अंबेडकर का एथिक्स तो सामाजिक न्याय लाने का है। सामाजिक न्याय से दुनिया बेहतर होगी। ठीक है। पल्लवी पांचाल जी, आपका दो मुहा सांप लगता है आपको देखने से रोक रहा है। आपकी आंख के सामने आ गया क्योंकि आप उसको लपेटे में आपने कहा कि सांप जो है वो आप गले में लपेट लेते हैं। अब कहानी बढ़ गई आगे। कल पीडब्ल्यू जब आपको पीपीटी सप्लाई करेगा पीडीएफ में, उसमें देखिएगा जो छूट गया है। अब दाएं बाएं मत करवाओ, सुनो। अब संस्थागत संदर्भ, दो संस्थाएं ले रहे हैं। एक तरफ हम ले रहे हैं स्वार्थ की नैतिकता वाली संस्था और एक तरफ ले रहे हैं सेवा और परार्थ की नैतिकता वाली संस्था। ठीक है। श्वेता, मैं मोनालिसा तो हूं नहीं कि मुस्कुराऊंगा तो पूरी दुनिया देखेगी। एथिक्स के टीचर का क्या काम मुस्कुराने का? नैतिकता वैसे भी विलुप्त हो रही है। इससे तो त्रासदी वाला भाव चेहरे पे आता है। मुस्कुराने वाला कहां? तो कॉमेडी सिनेमा थोड़ी है नैतिकता। नैतिकता तो ट्रेजेडी है, दुखांत सिनेमा है। सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा फिर भी कोई नैतिक नहीं बनेगा। नैतिकता नाम की प्रेमिका तुम जैसे प्रेमियों से गले मिलने के लिए बेकरार रहेगी। पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, नैतिकता की प्रेमिका चली जाएगी। इस फिल्म का सुखांत नहीं होगा, दुखांत है। तो इसलिए इसमें मुस्कुराने का बहुत संदर्भ बनता नहीं है। अब आइए जरा। अरे मोनालिसा वो वाली नहीं जो तुम समझ रहे हो, आजकल वाली। मोनालिसा एक पेंटिंग है, बहुत मशहूर पेंटिंग है, सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी, फ्रांस में रखी है। उसकी मुस्कुराहट बड़ी रहस्यात्मक है। आज पटेल जी, आपसे इतनी ही उम्मीद थी कि मोनालिसा किसको अच्छी लगती है, आप यहीं तक जाएंगे। रवीना जी, मैं आपका विचार तोड़ता नहीं, आपका विचार परिष्कृत करता हूं। उससे आप समझ पाते हैं कि दुनिया में कोई नैतिकता परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम कोई तो आधार आपको चुनना पड़ेगा नैतिक अनैतिक की पहचान के लिए। स्वार्थवादी सही तरीके से अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे स्वार्थवाद को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो कैसे उससे भी नैतिकता की पहचान कर लेंगे। हाँ, उनके उत्तर से मैं समझ गया कि कुंभ तक ही जा सकते हैं। उनके ज्ञानकोश में, उनके खजाना में फ्रांस वाली मोनालिसा नहीं आ पाएगी। ये दरअसल ना यूट्यूब और सोशल मीडिया के एज के बच्चे हैं, इसलिए इनका ज्ञान सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है। वहीं जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वहीं से सारा ज्ञान लेते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को इन्होंने कुंभ में एक वायरल स्त्री से बदल दिया। चलिए आइए जरा देखते हैं क्या देखना है। दोनों में देखना है किसमें बेहतर होगी, दोनों में किसमें नैतिकता बेहतर होगी। चलिए जरा बनाते हैं। संस्था ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है ये संस्था? ना बी कर दीजिए, चलिए इसको बी। ये संस्था बी है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और सरकार तो जनता के कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करती है। इसका तो स्टेट बैंक के एम्प्लॉय भी एक तरीके से सरकारी एम्प्लॉय है। और सरकार की पूरी नैतिकता कैसा है? तो हम एक तरह से क्या कह रहे हैं, कौन सा बैंक है? सरकारी बैंक। और जो कुछ सरकारी होता है, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बैंक, किस लिए बनाया जाता है? सेवा की नैतिकता, जनता के लिए। किसके लिए है? सेवा की नैतिकता, जनता का सशक्तिकरण। और ये वाला जो बैंक है संस्था ए, ये है आईसीआईसीआई। कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक। किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। ऐसा नहीं कि एसबीआई घाटे के लिए काम करता है, लेकिन एसबीआई जनता के कल्याण के लिए सस्ते ब्याज पर लोन दे देगा, वंचित वर्गों को लोन दे देगा। ऐसे ऐसे प्रॉफिट वाला बैंक है। अब मुझे ढूंढना है कि ये वाला जो बैंक प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, क्या है ये स्वार्थ पर आधारित है, और जो जनता के लिए काम कर रहा है ये परार्थ। समझते हो?
दूसरों की भलाई। क्या ढूंढना है हमको? ढूंढना है कि स्वार्थ संस्था को कैसे अच्छा बनाता है। चलिए आपको ले चलता हूं पहले एसबीआई। एक दिन आप एसबीआई जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइए, और कितने बजे जाइए? 3:30 बजे। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 बजे तक खुला रहता है और उसमें लिखा हो कि खाता खोलने में मैक्सिमम 20 मिनट लगते हो, अकाउंट ओपनिंग में 20 मिनट लगते हो, बैंक 4 बजे तक खुला रहता है, आप 3:35 पर पहुंच जाइए ना। क्या करिए? आप नीचे लिखिए, मैं यहां लिख रहा हूं 3:35 पर बैंक पहुंचना। किस काम के लिए? खाता खोलने के लिए। यही काम इधर भी करेंगे। दोनों में खाता खोलने के लिए 3:35 पर जाइए। दोनों बैंक में 4 बजे तक बैंक होता हो। 3:35 पर जब आप उस बैंक में जाएंगे जो जनता की सेवा के लिए खोल रखा है सरकार ने, परार्थ की नैतिकता के हिसाब से खोल रखा है, क्या पाओगे? एसबीआई में 3:35 पे घुसोगे, 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, 20 मिनट खाता खोलने में एसबीआई ने लिख रखा है कि लगता है। जाओगे 3:35 पर, किसी डेस्क पर जाओगे, पूछोगे खाता कहां खुलता है, एसबीआई का कर्मचारी तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं। 2 बार पूछोगे तो उंगली से इशारा कर देगा उधर, कहेगा 4 नंबर पे जाइए। ना मुस्कुराएगा ना तुम्हारी तरफ देखेगा, एक बार में तो हो सकता जवाब ही ना दे। तुम पहुंचे काउंटर संख्या 4 पर, तुमने कहा कि खाता खोलना है। उस पर बैठी महिला ने कहा कितने बजे आए हैं? आपने कहा 3:37 हो रहे हैं। उसने कहा और देर से नहीं आ सकते थे क्या? इतनी जल्दी क्यों आ गए? आप उसका भाव समझ गए। आपने कहा मैडम 20 मिनट तो लगता है खाता खोलने में, 3:37 हुए अभी, ओपन कर दीजिए अकाउंट। कहेगी कल आइएगा। आप जिद पर जाएंगे, कल क्यों आऊं, आज आया हूं तो क्यों नहीं अकाउंट ओपन करेंगी? बहरहाल वो हो सकता है आपको फॉर्म देते झुझला के। आपने फॉर्म भरा दिया, जल्दी जल्दी दे दिया सारा डॉक्यूमेंट। उसने देखा कि 2 डॉक्यूमेंट तुमने लगाया है, तीसरा मांग लिया, कहा वोटर आईडी कार्ड दीजिए। आपने कहा वो तो आज नहीं ले आए, कहेगी कल आइएगा। आप मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड भी लेके गए, तैयार है, कहेगी इसका फोटो कॉपी ठीक नहीं है, फोटो कॉपी दूसरा करवा के लाइए। आपने फोटो कॉपी दूसरा लगा दिया। उसने कहा देखिए 2 कॉलम में आपका साइन छूट गया, वहां भी करिए। साइन कर दिया। उसने कहा देखिए तो 4 बज गया, कल आइएगा। एसबीआई में आपका 3:37 पे जाने पे 23 मिनट बचा है, अब 20 मिनट में खाता खुलता है, खाता नहीं खुलेगा, वापस लौटा देगा। किसके लिए खुला है बैंक? जनता के कल्याण के लिए, सरकारी बैंक है। क्या पाया आपने? अनुशासन नहीं है, कर्मचारियों का व्यवहार रूखा है। अनुशासन किसको कहते हैं? भाई जो नियम उसका पालन करो। अगर तुमने खुद लिख रखा है 20 मिनट में खाता खुलता है और मैं 3:37 पे पहुंच गया, तो अनुशासन के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से तुमको खाता खोलना चाहिए। नहीं खुला। अगले दिन 3:35 पर जाओ आईसीआईसीआई बैंक में, प्रॉफिट वाला बैंक, स्वार्थ पर चलता है। आईसीआईसीआई बैंक में गए, 3:35 पर पहुंचे, वहां भी लिखा है 20 मिनट में खाता खुलता है। आईसीआईसीआई में गए, इस बार ज्यादा कागज लेके मत जाओ, उतना भी लेके मत जाना जितना एसबीआई में लेके गए थे। इस बार जब तुम बैंक में घुसोगे और ऐसे ऐसे इधर उधर देखोगे, तुम किसी से नहीं पूछोगे, उससे पहले एक आदमी पूछ लेगा कि सर क्या चाहिए आपको, क्या मदद कर सकते हैं। तुम कहोगे खाता खुलवाना था लेकिन अब तो लग रहा देर हो गई। खुद ही यहां थोड़ा शंका के साथ बात करो, कहेगा नहीं कोई बात नहीं, आई लपक के आपको फॉर्म दे देगा। आप कहेंगे फॉर्म तो काफी बड़ा है, कल भर के ले आऊंगा। कहेगा कोई बात नहीं, आप सिग्नेचर कीजिए, केवल अपना नाम भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, बाकी डिटेल भर लेंगे। आपने कहा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लाए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। बिना खाता खोले आपको आने नहीं देगा। 3:35 पे आप गए, थोड़ा कम कागज लेके गए, फिर भी खाता खोल लिया। तैयार है कि आपके घर आके आपने आपसे पूछा कहां रहते हैं? आपने कहा मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, गांधी विहार में। उसने कहा कल मैं वहां के ले लूंगा आपसे डॉक्यूमेंट, इधर से जाते हुए देते जाइएगा, हम अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दे रहे हैं, कल डॉक्यूमेंट दीजिए, लगा देंगे उसमें। ये बैंक किसके लिए खुला है? सेवा के लिए नहीं खुला है। ये वाला तो सेवा के लिए, सेवा वाले में सेवा मिली नहीं, और यहां भर भर के सेवा मिल रही। क्यों? क्योंकि एसबीआई वाले संस्था में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में 2014 बैच में जो पीओ भर्ती हुए थे, उनका प्रमोशन सबका ड्यू है 2025 में। तो 2025 में सारे पीओ का प्रमोशन हो जाएगा। वो जो ज्यादा काम किए उनका भी, जो कम काम किए उनका भी। तो बहुत अच्छा काम करने में मेरा कोई बहुत स्वार्थ नहीं है, प्रमोशन हो ही जाएगा। क्या हटा दिया सरकारी बैंक से? स्वार्थ। हाँ नौकरी करो, सैलरी लो, 10 साल बाद बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ेगी, तुम्हारी बढ़ जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ऐसा नहीं करेगा। यहां 2014 में आप भर्ती हुए और आपके साथ 15 लोग और भर्ती हुए, आपने अगर बैंक में 1 साल में 2000 खाता खुलवाया, 2 करोड़ रुपया जमा करवा दिया, और आपके साथ वाले 2014 बैच के दूसरे पीओ ने केवल 500 खाता खुलवाया, केवल 50 लाख रुपए जमा करवा पाया, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, उसका नहीं होगा। एक साथ भर्ती हुए 2 लोगों में से जो बैंक को फायदा पहुंचाएगा, बैंक उसको फायदा देगा। बैंक ने क्या कर रखा है? बैंक ने आईसीआईसीआई ने क्या कर रखा है? तुम हमारा हित पूरा करो, हम तुम्हारा पूरा करेंगे। तुम हमको प्रॉफिट ला के दो, हम तुमको प्रॉफिट देंगे। क्या कर दिया? कर्मचारियों के स्वार्थ के साथ बैंक के स्वार्थ को जोड़ दिया। और जैसे कर्मचारियों के स्वार्थ के साथ बैंक का स्वार्थ जुड़ा, आईसीआईसीआई बैंक वाला 3:40 पे भी खाता खोलने के लिए तैयार है, आपके घर से आगे कागज कलेक्ट करने के लिए तैयार है, व्यवहार में विनम्र है,
सेवा करने के लिए तैयार है। कैसे? क्योंकि इसमें काम करने वाले एक एक कर्मचारी का क्या है? स्वार्थ है। एक एक कर्मचारी का स्वार्थ है। तो जहां स्वार्थ आया वहां क्या पाए? आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी कार्य संस्कृति, नियमों का पालन, अनुशासन। बैंक अगर 10 बजे खुलेगा 10 बजे सारे लोग आपको मिलेंगे। एसबीआई मैनेजर हो सकता है, बाकी कैसे सिर आगे मैनेजर हो सकता है, 10:30 तक आए। लंच हो गया एसबीआई में, लंच आधा घंटा का है, 35 मिनट बाद भी लोग सीट पे नहीं लौटे, 5 मिनट तो ऊपर नीचे चल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में एकदम टाइम से लौटाएंगे। अब आप इस आईसीआईसीआई बैंक को और एसबीआई को किसी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से बदल दीजिए। सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको पूछने के लिए तैयार नहीं जिस डॉक्टर को भरा गया है, भर्ती की गई है सेवा के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, इसलिए पेशेंट केयर देगा, सफाई देगा, अनुशासन देगा, बेहतर कार्य संस्कृति देगा। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में चले जाइए। सरकारी स्कूल में शिक्षक को भर्ती किया गया है जनता के सशक्तिकरण के लिए, वंचित वर्गों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, चले जाइए। खस्ता हाल व्यवस्था मिलेगी, टीचर क्लास में नहीं जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, सारे टीचर सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, इसलिए सारे माता पिता फीस देकर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार है और फ्री वाले सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट टेलीफोनी सेवाएं, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल नहीं लोगे, एमटीएनएल नहीं लोगे। बीएसएनएल का फुल फॉर्म ही लोगों ने रख दिया था, भाई साहब नहीं लगेगा। लगाते रहो, लगेगा ही नहीं कहीं। तो सरकार के सारे इंस्टीट्यूट जो सेवा के लिए बनाए गए, उनकी सेवा की हालत खस्ता है, सेवा की गुणवत्ता खराब है। दफ्तर में कोई आ ही नहीं रहा टाइम से, फाइल का टाइम से निपट ही नहीं रही है, काम चोरी है, उत्तरदायित्व तो नहीं है। वहीं आप किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर के टेलीफोन दफ्तर में चले जाइए, गूगल में चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाइए, बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में चले जाइए, क्या पाएंगे आप? बेहतर कार्य संस्कृति। सरकारी दफ्तर में चले जाइए जो सेवा के लिए खोला गया, क्लर्क से लेकर आईएएस तक घूस खा रहा है। आपने कभी सुना है कि गूगल में सुंदर पिचाई घूस ले रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला इंजीनियर घूस ले रहा है? प्राइवेट सेक्टर में घूसखोरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम टाइम से होता है, सरकारी सेक्टर में कोई काम टाइम से नहीं होता। क्या अंतर है दोनों में? कहने को तो सरकारी सेक्टर को किसके लिए खड़ा किया है? सेवा के लिए, जनता के कल्याण के लिए। एक भी चीज वहां नहीं मिलेगी, न पंक्चुअलिटी, न सेवा, न उसकी गुणवत्ता, न अनुशासन बद्धता, न समयबद्धता, कुछ नहीं, न पोलाइट व्यवहार। यहां पोलाइट व्यवहार, विनम्रता, समय से सेवा। क्या अंतर दोनों में? हम कहेंगे इसमें कौन सी नैतिकता लागू रही? स्वार्थवाद की। दुनिया में कोई बेहतरीन से बेहतरीन दवा किसी सरकार ने ढूंढी है? नहीं। किसने ढूंढी? प्राइवेट कंपनियों ने। कोई चीज दुनिया में कोई आविष्कार हो रहा है, अब कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर से। दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज लॉकहीड मार्टिन बना रहा है, बोइंग बना रहा है, सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। सबसे बेहतरीन दवाएं फाइजर, ग्लैक्सो बना रहे, सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। सर्च इंजन गूगल प्राइवेट, यूट्यूब प्राइवेट, स्कूल सारे प्राइवेट, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज प्राइवेट। हार्वर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी नहीं है। बर्कले प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी नहीं है। अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 100 में है। भारत का आईआईटी 200 से 300 के बीच आता है रैंकिंग में। तो क्या कहते हैं स्वार्थवादी? स्वार्थवादी कहते हैं जहां आपने स्वार्थ को मनुष्य के अलाउ किया, वहां पूरा दम लगा के काम करता है। आप मेरा स्वार्थ पूरा कीजिए गूगल में, दिन रात काम करूंगा, आप मुझे मोटा पैकेज दीजिए। गूगल क्या करता है? आपको करोड़ों का पैकेज देता है। और सरकार क्या कहती है? आइए सेवा करिए। जहां सेवा करने के लिए बुला रहे हैं वहां काम ही कोई नहीं कर रहा है, और जहां प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? मोटा पैकेज दे रही है, वहां हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। समझाई? स्वार्थवादी कहते हैं कि अगर आप संस्थाओं के भीतर उत्तरदायित्व ले आना चाहते हैं तो इस तरह के सिद्धांत बनाने से, बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। आप गुणवत्ता संस्था की तभी बेहतर कर पाएंगे, आप उस संस्था से सेवाएं तभी बेहतर दे पाएंगे कि उसमें काम करने वालों का स्वार्थ पूरा कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में आपने कभी सुना है कि कोई एक आदमी 40 लाख के पैकेज पर है, दूसरी कंपनी उसको 60 लाख का पैकेज दे रही हो, और कोई कहता हो कि पहली वाली कंपनी के लिए लॉयल रहो, निष्ठावान रहो, मत छोड़ो? कोई नहीं कहता। तो क्या कहते हैं? ये 40 दे रही थी, वो 60 दे रही है, स्विच कर जाओ, वहां चले जाओ। प्राइवेट सेक्टर में स्वार्थ को बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी आती है कैंपस प्लेसमेंट में, एक लड़का बहुत टैलेंटेड होता है, एक कंपनी ऑफर करती है तुमको 40 लाख का जॉब देंगे, दूसरी 60 लाख कहती है, तीसरी 70 लाख कहती है, और बच्चा 70 लाख वाली कंपनी ज्वाइन करता है। पूरा प्राइवेट सेक्टर किस पे चला है? स्वार्थवाद पे। इसलिए स्वार्थवादी नैतिकता के समर्थक लोगों का कहना है कि स्वार्थ का, अगर हित का लोगों के संरक्षण नहीं करोगे तो लोग घूसखोर बनेंगे, कहेंगे कि हम नैतिक संस्था में काम करने के लिए जा रहे हैं, कहेंगे कि हम जनता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ना एक आईएएस, ना एक आईपीएस, ना एक दरोगा, ना एक इंस्पेक्टर, जनता की सेवा के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है सब घूसखोर हो गए और सरकारी संस्थाओं की स्थिति खराब है। वहीं दूसरी ओर जितनी चीजें प्राइवेट सेक्टर में है, फोन बनाने वाली कंपनी प्राइवेट, कार बनाने वाली कंपनी प्राइवेट, धड़ाधड़ हर साल नई नई कार, नई टेक्नोलॉजी, नए फोन, हर साल इनोवेशन हो रहा है फोन में, नए किस्म का टीवी, नए कैमरे, नई दवाएं, हर जगह नवाचार, गुणवत्ता संवर्धन आपको मिलेगा। ठीक है? इस बात को अगर आप समझे तो स्वार्थवादियों का कहना है कि स्वार्थ से ही संस्थाएं अच्छी होंगी, क्योंकि मनुष्य अंतः स्वार्थी है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने इस बात को समझ लिया। प्राइवेट सेक्टर ने क्या कहा? प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं कहता, गूगल कभी नहीं कहता हमारे यहां आओ सेवा करो जनता की। गूगल कहता हमारे यहां आओ मोटा पैकेज लो। आईएएस में सरकार कहती है हमारे यहां आओ सेवा करो। गूगल नहीं कहता। कोई प्राइवेट कंपनी कभी नहीं कहती किसी आदमी को क्या हमारे नौकरी करो, जनता की सेवा करना। वो कहती 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का पैकेज लो, आओ। ठीक है? तो ये बात अगर तुम समझे तो इससे तुम क्या समझ गए?
कि दो संस्थाओं में, क्या पा रहे हो, निजी क्षेत्र की संस्थाओं में, चाहे वो स्कूल, अस्पताल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक, कुछ भी आप देख लीजिए, टेलीफोन सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां, चाहे कुछ भी देख लीजिए, आप क्या पाएंगे, इनमें सेवा की गुणवत्ता, कार्य संस्कृति, अनुशासन, दक्षता, कर्मचारियों में विनम्रता, ये सब आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? और नवाचार प्राप्त होगा, घूसखोरी की संस्कृति नहीं होगी। इसका मतलब है निजी क्षेत्र की संस्थाएं कौन सी हैं? ये संस्थाएं किस पर आधारित हैं? स्वार्थवाद की नैतिकता पर आधारित है। कोई प्राइवेट स्कूल जनता के सशक्तिकरण के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए खुला है। प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस के लिए खुला है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्ट बिजनेस के लिए खुले। क्या करें वो? अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं हमको तुम प्रॉफिट दिलाओ, बदले में हम तुमको प्रॉफिट देंगे। प्राइवेट सेक्टर में मेरिट के आधार पर सब कुछ होगा। आप गूगल में काम करेंगे, किसी मंत्री के भाई भतीजा होने से आपका प्रमोशन नहीं होगा। सरकारी सेक्टर में हो सकता है। क्या मेरिट है, निष्पक्षता है। आपने आईसीआईसी बैंक में 2 करोड़ रुपए जमा करवा दिए, खाता खुलवा दिया ढेर सारा, आपकी जाति क्या है, आईसीआईसी को से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में जाओगे, मुख्यमंत्री छत्री आ गया, सारे छत्रियों को दरोगा बना देगा, सारे छत्रियों को आईएएस बना देगा, सारे छत्रियों को आईएएस क्या मतलब उनको जिला दे देगा। मुख्यमंत्री यादव आ गया, सारे यादवों को भर देगा। सरकार में जातिवाद है, प्राइवेट सेक्टर में जातिवाद नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, ले लेगी भारतीयों को, राष्ट्रीयता तक नहीं देखती है। उनको अच्छा आदमी चाहिए, टैलेंटेड आदमी चाहिए। यहां क्या है? यहां पाओगे टैलेंट, योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, ये सब भी यहां मिलेगा आपको। इसलिए स्वार्थवादी नैतिकता पर क्या खड़ा है तुम्हारा? पूरा बाजारवाद। जितना इकोनॉमी है, सारी इकोनॉमी इसी स्वार्थवाद की नैतिकता पर खड़ी है। क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री? भारत आइए, निवेश कीजिए, निवेश के लिए आकर्षक वातावरण है। हर राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समिट करता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट, राजस्थान समिट, उसमें दुनिया भर के व्यवसायियों, उद्योगपतियों को बुलाता है और कहता निवेश कीजिए हमारे यहां। तब आएगा निवेशक आपके यहां। जनता की सेवा करवाओगे तब, कि लाभ दोगे तब। व्यवसायी कभी सेवा करने के लिए नहीं आता, लाभ के लिए आता है। तो आप जो ये दुनिया भर की कंपनियों को भारत बुला रहे हैं, टेस्ला आइए हमारे यहां निवेश कीजिए, चिप बनाने वाली कंपनी आइए हमारे यहां निवेश कीजिए, किस नैतिकता को आप मान रहे हैं? स्वार्थवाद को। आओ निवेश करो, तुम्हारा लाभ कमाओ, हमको फायदा पहुंचाओ, हमारे यहां लोकली बनाओ, टैक्स दो हमको, हमारे लोगों को रोजगार दो। दोनों का क्या है? स्वार्थ। राज्य चाहता है कि उसके लोगों को रोजगार मिल जाए, कंपनी चाहती है उनको प्रॉफिट हो जाए। बिना स्वार्थ के नहीं चल रहा है। तो सारा निवेश का जो मॉडल है, वो सारा निवेश का मॉडल अर्थव्यवस्था में, बाजारवाद में किस पर टिका हुआ है? इसी स्वार्थवाद पर। तुम पढ़ते होगे पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है उसमें? पब्लिक का इंटरेस्ट स्वार्थ, और इधर प्राइवेट इंडस्ट्री का स्वार्थ। पब्लिक का स्वार्थ उसको सही हवाई अड्डा मिले, अच्छी सेवाएं मिले, साफ सुथरा टॉयलेट मिले। अब प्राइवेट सेक्टर का स्वार्थ है कि हमको लाभ मिले, तो क्या किया? कहा हवाई अड्डा तुम ले जाओ, बनाओ, पैसा लगाओ अपना, और बाद में शुल्क वसूलो, रोड बनाओ, टोल वसूलो। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? आपकी परियोजनाओं में पैसा डालेगा और बदले में लाभ लेगा। सरकार को क्या मिल गया? सरकार के पास पैसा था नहीं, सरकार को हवाई अड्डा मिल गया, सरकार को बंदरगाह मिल गया, सरकार को रोड मिल गई। और प्राइवेट सेक्टर को क्या मिल गया? प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म अपना पैसा इन्वेस्ट करने के कारण लाभ मिल गया। तो जितना इकोनॉमी का तुम्हारा ये सारा पहिया घूम रहा है, किस नैतिकता से? स्वार्थवाद की नैतिकता से। ठीक है, तो हम ये क्या देख सकते हैं? इस रूप में हम कह सकते हैं कि सारी जो बाजारवाद, पूंजीवाद, पीपीपी मॉडल, ये सब क्या है? ये सब स्वार्थवाद पर आधारित मॉडल है। तो इस तरीके से स्वार्थवादियों का कहना है कि अगर तुमको संस्था से घूसखोरी खत्म करनी है, संस्था में लोगों की प्रेरणा बढ़ानी है, कहां काम ज्यादा कर रहे हैं लोग? प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कहां दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? सारा नवाचार कहां से आ रहा है? कहां सॉफ्टवेयर बन रहे हैं? कहां से नई ईजाद हो रही है? अब एक आध अपवाद छोड़ देना है, कहीं एक आध अपवाद के पीछे लटक के पड़ जाओ कि ये, मैंने कहा 90% सारे नवाचार कहां से हो रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर से। इसलिए स्वार्थवाद की नैतिकता का संस्था की बेहतरी में क्या होगा? योगदान होगा। अब इसी तरीके से हमको सीखना है स्वार्थवाद से दुनिया कैसे बेहतर होगी? संस्था तो बेहतर कर दी। स्वार्थवाद से यौन हिंसा कैसे रुकेगी? स्वार्थवाद से सामाजिक न्याय कैसे आएगा? स्वार्थवाद से समानता कैसे बढ़ेगी? संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम ये सीख लें तो हम कह देंगे स्वार्थवाद से दुनिया बेहतर हो जाएगी। अगर हम ये सीख लें कि स्वार्थवाद से आदमी नैतिक कैसे बनेगा, उसका चरित्र कैसे बेहतर होगा,
स्वार्थवाद से आदमी का जिंदगी कैसे अच्छा होगा, तो व्यक्ति के स्तर पर होगी। इसका दो और संदर्भ हमको ऐसे सीखने हैं। कौन सा? एक मनुष्य के संदर्भ में और दूसरा दुनिया के संदर्भ में। मैंने इकोनॉमी का उदाहरण दिया, तुम और भी संस्थाओं में इसका प्रयोग देखो, जैसे फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में स्वार्थवाद की नैतिकता का प्रयोग होता है। जयशंकर जितने भाषण देते हैं, राष्ट्रीय हित में काम करेंगे हम। राष्ट्रीय हित क्या है? स्वार्थवाद। जो हमारे हित में होगा वही काम करेंगे। जब आप हित को नैतिक बना रहे हैं, भारत के जो हित में होगा वही करेगा। तो नैतिकता कौन सी है? ये नैतिकता स्वार्थवाद की नैतिकता है। ठीक है, तो दो संदर्भ हमको और देखने हैं, एक मानव का संदर्भ और एक दुनिया का संदर्भ। आज पटेल जी, आपकी आंच देर से आई। आप में जो आंच आती है, आज समझते ना, दहक, फ्लेम, हीट, देर से आई। कक्षा में आप आए आधा घंटा लेट, फिर आप आधा घंटा और पढ़ना चाहते हैं। पापा कुमार की तरह समय से आया कीजिए। एक तो आप लेट आए, उसके बाद फिर मोनालिसा में उलझ गए। चलिए, तो अब ये बात पहली वाली क्लियर हुई, तो दूसरे पर चलते हैं। दूसरे पर कौन सा? मनुष्य के संदर्भ में स्वार्थवाद की नैतिकता कैसे काम करेगी। मनुष्य की भलाई में, संस्था की भलाई तो देख ली हमने, अब मनुष्य की भलाई देखने की जरूरत है। मानव की भलाई के संदर्भ में। मानव की भलाई के कितने संदर्भ बनेंगे? 3। कौन कौन सी? बताया, मानव के जीवन की बेहतरी, दूसरा मानव के चरित्र की बेहतरी, जिंदगी मनुष्य की अच्छी हो जाए, मनुष्य का चरित्र अच्छा हो जाए, और मानव का सर्वांगीण कल्याण हो जाए। ये सब मानव की भलाई है। बताओ भाई बंटी, आए हो कि नहीं? अटेंडेंस तुम्हारी लग रही है, जल्दी बताओ। आ गए हो तो प्रेजेंट बोलो। चलिए जरा देखते हैं कि मनुष्य की, हाँ बॉय होता तो क्या दिक्कत थी सुप्रिया? मैं कहाँ पूछ रहा हूं कि गर्ल है बॉय। मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज ना पहुंच रही हो, तो मैं बंटी को, हो सकता है बंटी देख ना रहा हो या देख ना रही हो, तो मैंने तुम्हारी आवाज को जोरदार तरीके से पहुंचा दिया कि बंटी कहीं भी होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे, तुम्हारी बात तुम तक पहुंच जाएगी। तो मैंने तो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति की है। आइए जरा देखें। देखो, ये जितनी भलाई का संदर्भ है, ये सारा भलाई का संदर्भ हम निकालेंगे एक सिद्धांत से। क्या करेंगे इसके लिए? इस अनुप्रयोग को समझने के लिए प्रबुद्ध स्वार्थवाद के जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत का सहारा लेना होगा। जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत क्या है? एकता का सिद्धांत, जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत देखो कुछ ऐसा है। हम देखने जा रहे हैं जैविक आंगिक एकता को। इस सिद्धांत का बहुत प्रयोग करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा तुम नैतिक क्यों बनोगे, तुम्हारे नैतिक बनने की प्रेरणा कहां से आएगी, तो आप इस सिद्धांत का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। कौन सिद्धांत समझने जा रहे हैं? जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत। क्या निकालने जा रहे हैं? निकालने जा रहे हैं इससे कि स्वार्थवाद की नैतिकता से
इंसान बेहतर चरित्र वाला क्यों और कैसे बनेगा? किसी व्यक्ति में नैतिक बनने की प्रेरणा कहां से आएगी? इस सवाल का जवाब हम निकालने जा रहे हैं इस जैविक आंगिक एकता से। तुम डोरेमोन मत बनाओ, तुम उसकी जगह अक्षय कुमार बना लो, ऐश्वर्या राय बना लो, विराट कोहली बना लो, अपने आप को बना लो, जो तुमसे बन पड़ता हो बनाओ, जो मुझसे बन पड़ा मैंने बना दिया, मैं समझाने में यही बनाऊंगा, तुम समझने में अपना वाला बना लो। अब जरा सुनो क्या है जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत। ये प्रबुद्ध स्वार्थवादियों का सिद्धांत है। प्रबुद्ध स्वार्थवादी कहते हैं कि दो तरह की समझ दुनिया में इंसानों की है स्वार्थ की। कुछ लोग मानते हैं कि उनका स्वार्थ दूसरे का स्वार्थ नहीं है, और ऐसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक भी बन जाते हैं। मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, जैसे कहते हैं ना लोग, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो संकीर्ण स्वार्थवाद है। कैसे? मान लो इस पैर के पास सोचने की क्षमता होती, पैर जो है सोच पाता, और ये स्वार्थी होता, संकीर्ण स्वार्थी होता, तो क्या सोचता? मैं आराम करूंगा, मैं क्यों इतना चलूं? ये पैर दिन भर आराम करता। जब उसको चलने के लिए कहा जाता, कहता मुझे दर्द होता है, दौड़ने में, भागने में, एक्सरसाइज करने में, जिम जाने में मुझे तकलीफ होती है, मैं क्यों जाऊं? ये आराम करता। अब जब ये पैर आराम करता, क्या होता? जो होता वही संकीर्ण स्वार्थवादी के साथ होता है। इससे उलट है जैविक आंगिक एकता, प्रबुद्ध स्वार्थवाद। जब ये पैर आराम करता तो हमारे शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती, कैलोरी बर्न नहीं होती, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा होने लगता, शुगर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता, आपको शुगर हो जाता। शुगर हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हमारी आंख की रोशनी कमजोर हो गई, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया। आप जानते हैं सब लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन पद्धति की बीमारियां हैं। एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आपको शुगर होने के चांसेस, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा है। हो गया। अब जब हो गया तो आंख की रोशनी कमजोर हो गई। आंख की रोशनी कमजोर हुई तो एक दिन आंख ठीक से देख नहीं पाई, सीढ़ी दो और थी, आपने देखा नहीं, और जब देख नहीं पाई तो आंख के देखने से तो पैर चलता है, पैर 2 सीढ़ी जंप कर गया और नीचे गिरा और पैर टूट गया। पैर क्यों टूटा? क्योंकि आंख ठीक से देख नहीं पाई। और आंख ठीक से क्यों नहीं देख पाई? आंख इसलिए ठीक से नहीं देख पाई क्योंकि पैर ने भागने दौड़ने का काम नहीं किया। पैर जब ये सोचेगा कि मेरा हित केवल मेरे आराम में है, तो आराम करता रह गया, आराम करता रह गया, तुम्हारे शरीर में मधुमेह, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ, और उससे हमारी आंख की रोशनी चली गई। आंख की रोशनी चली गई तो आप रोज गिर पड़ते हैं, आप कहीं गड्ढे में चले जाते हैं, और रोज जब ऐसा होता है तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है? पैर को। प्रबुद्ध स्वार्थवादी कहते हैं कि जो संकीर्ण स्वार्थवादी लोग हैं दुनिया में ऐसे ही हैं, वो ये नहीं समझते कि जैसे शरीर में आंख का हित पैर से जुड़ा हुआ है आंख और पैर अलग अलग अंग, लेकिन आंख अच्छी होगी तो पैर को तकलीफ नहीं होगी, पैर कहीं गिरेगा नहीं, कहीं चोट नहीं लगेगी, आंख उसको अपनी रोशनी से बचा लेगी। और आंख की रोशनी कब अच्छी रहेगी? जब पैर भाग दौड़ करेगा। तो पैर से ही जुड़ा किसका? आंख का। और आंख से जुड़ा किसका? पैर का। दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये पैर ये बात समझता होता कि हमारे शरीर के सब अंग हैं तो अलग अलग, लेकिन सबके हित आपस में जुड़े हुए हैं, सारे अंग ठीक से काम करेंगे तो शरीर अच्छा होगा, और शरीर अच्छा होगा तो हर अंग की भलाई होगी। इसका मतलब मेरी भलाई पैर के तौर पर शरीर की भलाई में है, और शरीर की भलाई सारे अंगों की भलाई में है। तो सारे अंग भले हैं अलग अलग, लेकिन इनके हित आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। प्रबुद्ध स्वार्थवादी यही कहते हैं कि अगर तुम एक ऐसी दुनिया में रहने का सोचोगे जिसमें मिलावटखोरी आ जाए, जिसमें बेईमानी आ जाए, जिसमें घूसखोरी आ जाए, तो तुम राज्य रूपी संस्था के शरीर के एक एक अंग को कमजोर कर रहे हो। जैसे हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह है, वैसे राज्य में पुलिस है, प्रशासन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, खाद्यान्न है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपका हित अकेले है घूसखोरी में, आप आईएएस हैं, घूसखोरी करेंगे, तो जिस घूसखोरी के तर्क से आप समझ रहे हैं कि घूसखोरी से आपको फायदा होगा, वही घूसखोरी का तर्क पुलिस वाला मान लेगा, वही बेईमानी का तर्क शिक्षक मान लेगा, नौकरी मिलेगा पढ़ाएगा नहीं ठीक से, वही कमीशन का तर्क डॉक्टर मान लेगा, दवा कंपनियों से साठगांठ करेगा, फर्जी ऑपरेशन करेगा, आपको नकली दवा, फर्जी दवा खिलाएगा जिसकी जरूरत आपको नहीं है, वही कमाई करने और पैसा कमाने का तर्क दूध वाला सीख लेगा, दूध में मिलावट करेगा। जब सब ऐसा करने लगेंगे तो आप भले आईएएस हो, अपना खेती भी खुद ही आप कर लेंगे, अनाज भी खुद ही पैदा कर लेंगे, दूध भी अपना बना लेंगे, फल भी अपना ले लेंगे, मिठाई भी अपनी बना लेंगे, सब कुछ आप क्रिएट कर लेंगे, आपके बच्चे खुद ही पढ़ा भी लेंगे। नहीं, जिस तर्क से आप स्वार्थी बनेंगे, जैसे पैर स्वार्थी बना उसी तक से आंख भी स्वार्थी, आंख भी खराब हुई। तो आप अगर ऐसे सोचेंगे कि आप अनैतिक बन जाएं, आपका फायदा है, तो जिस तर्क से आप अनैतिक बनेंगे उसी तर्क से सारे अलग अलग अंग, अलग अलग संस्थाएं अनैतिक बनने लगेंगी, तो पूरा राज्य जो है उसकी सारी सेवाएं खराब हो जाएगी।
न पुलिस कानून व्यवस्था ठीक रखेगी, न स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, न हॉस्पिटल में चिकित्सा मिलेगी, न खाद्यान्न खरीदने जाओगे उसमें शुद्धता मिलेगी। और क्या होगा परिणाम स्वरूप? परिणाम स्वरूप एक पूरा राज्य रूपी शरीर कमजोर होता चला जाएगा, और कमजोर होता चला जाएगा तो उस राज्य में रहने पर आपके जीवन की गुणवत्ता खराब होती चली जाएगी। इसलिए आप क्या पढ़ते हैं? फिनलैंड में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊंची है, नॉर्वे में क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊंची है। क्यों? क्योंकि वहां नैतिकता है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हम कहां भेजते हैं? हमारे पास पैसा होता है विदेश, क्योंकि विदेश की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो हार्वर्ड बर्कले भारत में क्यों नहीं बन पा रही? नैतिकता नहीं उस स्तर की। प्रबुद्ध स्वार्थवादी क्या समझता है कि देखो मेरा हित किसमें है? मैं अगर आईएएस बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं तो मेरा हित इसमें मैं खूब नैतिक तरीके से काम करूं। जिस तरह से मैं नैतिक तरीके से काम करूंगा, जैसे यहां पर क्या था, पैर भागे तो आंख को फायदा होगा, आंख को फायदा होगा तो पैर को फायदा होगा। वैसे ही हमारा हित इसमें है साझा कि पूरे राज्य की हर संस्था अच्छी हो। और कब होगा? जब मैं भी अच्छा काम करूंगा। मैं खराब काम करूंगा, घूसखोर बनूंगा, सोचूंगा दूसरा ईमानदार नहीं होगा। अगर राज्य में नैतिक लोग बढ़ेंगे, नैतिक संस्थाएं ज्यादा होंगी, तो नैतिक संस्थाओं से मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी तो हमारा जीवन बेहतर होगा। क्या मतलब है? जैसे शरीर में अंग और शरीर का हित आपस में जुड़ा हुआ है, वैसे ही प्रबुद्ध स्वार्थवादी समझ लेता है कि एक राज्य या समाज में उस राज्य के नागरिकों और राज्य का, समाज और नागरिकों का हित आपस में जुड़ा हुआ है। जब तक पूरा राज्य अच्छा नहीं होगा तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अफगानिस्तान में फंस जाए तालिबान वाले शासन में, ना आपकी बेटी पढ़ पाएगी, ना आपके पास आजादी होगी। पैसा बहुत हो, आजादी होगी, सब खत्म, जीवन की गुणवत्ता क्या होगी? गिर जाएगी। और आप नॉर्वे फिनलैंड चले जाए, आपके पास बहुत पैसा ना हो, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं कि आपके पास पैसा नहीं, तभी आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बढ़िया गुणवत्ता शिक्षा ले रहा है, आपका इलाज हो जा रहा है तुरंत बीमार पड़ने पर। आपको कोई चिंता नहीं कि हम करोड़पति होंगे तभी इलाज करा पाएंगे, आपको चिंता नहीं कि हम करोड़पति होंगे तभी अपने बच्चे महंगे स्कूल पढ़ा पाएंगे। सारे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता महंगे स्कूलों से ऊपर है या महंगे स्कूलों के बराबर है। प्रबुद्ध स्वार्थवादी क्या समझता है? प्रबुद्ध स्वार्थवादी समझता है मेरा हित किसकी तरह है? एक अंग की तरह है जो राज्य रूपी शरीर के हित से क्या है? जुड़ा है। अतः राज्य की भलाई एवं अच्छाई में ही मेरी भी क्या है? भलाई है। और राज्य की भलाई किसमें है? राज्य की भलाई नैतिकता में है। अतः मेरी भी भलाई किसमें है? नैतिकता में। यह जो बात है इसको हम कहते हैं जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत। जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इस दुनिया में आप अकेले नहीं रह रहे हैं, और लोगों के साथ संस्थाओं में रह रहे हैं। संस्थाएं खराब होती चली जाएंगी, राज्य खराब होता चला जाएगा तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। आपकी जिंदगी अच्छी होने के लिए संस्थाएं और राज्य का अच्छा होना जरूरी है। आप कुछ भी बन जाएं, सारा काम खुद नहीं कर लेंगे। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग पेशे वाले लोग होंगे, और हर पेशे में लगे लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हर संस्था अच्छी होगी। हर संस्था अच्छी होगी तो उससे मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी, और उससे मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। प्रबुद्ध स्वार्थवादी जब इसको समझता है तो क्या करता है? नैतिक बनता है। क्या समझता है? नैतिकता में ही मेरा स्वार्थ है। क्या बना इससे आर्गुमेंट? नैतिकता में राज्य का हित, और राज्य के बेहतरी में ही मेरा हित। अतः नैतिकता में ही मेरा हित है। इससे स्वार्थवादियों का दावा है कि प्रबुद्ध स्वार्थवादी नैतिकता का विरोध नहीं करेगा। या तो आप अपने लिए अलग प्लेनेट बना लीजिए, अलग ग्रह बना लीजिए जहां अकेले रहिए, तब आपको दूसरे लोगों के नैतिक अनैतिक होने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं तो दूसरे लोग और दूसरी संस्थाएं खराब होती चली गई तो आपकी जिंदगी अकेले अच्छी नहीं बनेगी। आज हम लोग यहीं रुकेंगे। कल स्वार्थवाद के इसी जैविक आंगिक एकता को एक बार रिवीजन करवा के नए तरीके से बता के फिर हम ज्यादा महत्वपूर्ण आइडिया, जो यूपीएससी बहुत पूछता भी है, ये भी पूछता है, लेकिन यौन हिंसा कैसे रोकोगे, सामाजिक बुराई कैसे रोकोगे, उस वाले सवाल को स्वार्थवाद से हल करने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं इससे आगे की चर्चा के लिए, और कल बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं तक। शुक्रिया, नमस्कार।